जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम फिर जो पशु परिचय भर्ती परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई थी उसके जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनकी क्लास लेके आया हूँ। तो उसके अंदर मेरे पास में जो मैसेज किए थे, जो कमेंट किए थे, उनका मेरे को जवाब देना था, इसलिए मैं दोबारा से ये क्लास लेके आया हूँ। तो कोई ये ना समझे किसी का गलत हो, तो वो ये ना समझे कि ये बार बार क्लास लाके हमें परेशान कर रहा है, बल्कि सत्य से आपको सामना करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर सफलता हासिल कर पाओगे। क्योंकि अगर ये सोच के बैठ गए कि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये तो जब आंसर की आएगी तब भी वो गलत होगा, लेकिन उस चीज़ को आप प्रूफ के साथ में एक बार देखोगे तो आगे भी आपके वो क्वेश्चन या उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से उठाता है कर्मचारी चयन बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। मैं आपकी भलाई के लिए बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, न कि मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी पर्पज़ नहीं है, न मेरा कोई स्वार्थ है। बस इतना है कि भाई किसी का किसी भी प्रकार से भला हो तो उसी में मेरे को खुशी है। बाकी आपकी मर्जी, आप देखें न देखें, लाइक करें या फिर आप इसको सब्सक्राइब करें या न करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लेटफॉर्म भले ही छोटा है, लेकिन मेरे पास में 15 साल का एनसीईआरटी बुकों को पढ़ाने का जो तजुर्बा है उसका मुकाबला मेरे को नहीं लगता कि डिजिटल बोर्ड वाले कभी अपनी ज़िंदगी में भी कर पाएंगे। मैं अभी उन क्वेश्चनों का आंसर दूंगा विद प्रूफ, जो डाउट वाले हैं और जिनका कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर दिया है, वो उनका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सिलेबस आपका दिया है वो 10th लेवल का सिलेबस दिया है। जो 10th लेवल की एनसीईआरटी बुकें हैं उनमें अगर वो आंसर है तो वो ही मान्य होगा। ये भी आप 100% ध्यान रख लेना। आप चाहे कॉलेज की बुकें लाकर उनका अगर प्रूफ लगाना चाहो तो वो कभी मान्य नहीं होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो मेरे पास में पहला क्वेश्चन आया था एक भाई का, उसने मैसेज किया है। तो पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं हर किसी के क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, चाहे उसमें मेरे व्यूज एक भी आए उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पूछेगा वो अकेला ही देखे तो भी मैं दूंगा। तो इसमें मेरे पास में पहला क्वेश्चन आया था एक भाई का कि पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। पहले में एक ये क्वेश्चन, उसके पहले एक क्वेश्चन है जो 4th शिफ्ट का है, जो वास्तव में ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। कल मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था कि 9th क्लास की बुक है, उसके अंदर 99 पेज नंबर है, उसके ऊपर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो उसके अंदर मैं बता दूं कि तो 9th क्लास की समकालीन भारत और विश्व में इसके बारे में दे रखा है, लेकिन मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर आपके पास में कोई दूसरा प्रूफ है तो मुझे भी इसकी जानकारी दें ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े। लेकिन जो मैंने पढ़ा है आज तक उसमें ये चीज़ें दे रखी है, जैसे 99 पेज नंबर खोलोगे वहाँ पे दे रखा है मारू राय का ऊँट चारण से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। ये ऊँटों को चराने का काम करते हैं, ये ऊँट चरवाए हैं। और गोडवार राय का मुख्यतः भेड़ बकरी पालते हैं। ये स्पष्ट रूप से ये तो नहीं दे रखा है कि गोडवार राय का मुख्य रूप से भेड़ और बकरी पालते हैं, लेकिन इसने ये जरूर कह रखा है कि रायकाओं का एक तबका भेड़ बकरी पालते हैं जबकि एक तबका ऊँट चारण करते हैं, जहाँ पे सीधा स्पष्ट दे रखा है कि मारू राय का ऊँट चारण से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये हो या न हो, भेड़ बकरियों के साथ में ऊँट भी पालते हो, तो इस पर डाउट हो सकता है। लेकिन ये अगला पे जाते हैं हम, तो डांडी मारू रायकाओं की बस्ती है। बाकायदा इसमें स्पष्ट तौर से दे रखा है कि जो रायका समुदाय की बस्तियां होती है उसे डांडी, यानी कि उसे डांडी कहा जाता है। और परंपरागत रूप से रायका व्यवसाय के रूप में पशु चारण से जुड़े हैं। अगर परंपरागत रूप से पूछा जाए तो इसके अंदर इसी किताब के पेज नंबर 99 के ऊपर हम जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां पे ये दे रखा है कि परंपरागत रूप से रायका व्यवसाय के रूप में पशुचारण और कृषि दोनों से जुड़े हुए हैं, यानी कि कृषि भी करते हैं। उसमें ये भी दे रखा है कि इनके परिवार में 8 से 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 8 से 10 सदस्य होते हैं। तो उनमें से लगभग 3 सदस्य तो पशुचारण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पशुचारण का काम करते हैं। जबकि बाकी सदस्य हैं वो कृषि का कार्य करते हैं। तो इसमें मेरे को बिल्कुल डाउट हो रहा है कि इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए।
तो आपके पास में अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो जिसमें लिखा हुआ हो तो आप भी मेरे को आंसर देकर बताएं और मेरे ज्ञान को बढ़ाएं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं अगर खुद टीचर हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछ सकता हूं, कोई मेरे को इसमें शर्म नहीं आती है। जिनको आती है उनकी बात अलग है, और कई तो ऐसे भी हैं उसमें इसके भी टिक लगा के बोल रहे हैं यही आएगा। तो भैया ये 9th क्लास की बुक में वहाँ देख लेना, आपके टिक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो बुकें प्रकाशित की है आंसर वो ही देंगे और उसी के हिसाब से आएगा। तुम्हारे लिखने से या करने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से ये मेरे को चारों सत्य लग रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये आप कमेंट करके बताएं। इसमें जरूर डाउट है कि वहाँ पे दे रखा है कि वो कृषि और पशु चारण दोनों से जुड़े हुए हैं। अब आपकी मर्जी, अब ये भी दे सकता है और हो सके तो ये भी दे सकता है। अभी ये दो तो बिल्कुल सही है, इसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, ये दोनों सही हैं। बल्कि इसमें और इसमें दोनों में डाउट है। अगर यहाँ पे कृषि और आ जाता तो 100% ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे कृषि नहीं दिया है और यहाँ पे भी केवल भेड़ बकरी ही दिया है। तो इसका आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं। श्योर नहीं हूँ, ये शायद 4th शिफ्ट का होगा, ये शायद 4th शिफ्ट का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं हर शिफ्ट के क्वेश्चन लूँगा, अंत तक वीडियो पर बने रहें। आप हमेशा डिजिटल बोर्ड के पीछे न भागें, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपको NCERT बुकों के प्रति आपका विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके ऊपर आपने पकड़ बना ली तो आपको किसी भी प्रकार की आंसर की मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि मैं कभी आंसर की नहीं मिलाता, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं वहीं से मिलाता हूँ। बोर्ड भी प्रूफ के तौर पर NCERT बुकों को ही मान्यता देता है। आप और कहीं चाहिए तो पूछ लेना। अगर हम अन्य बुकें दें जो प्रिंट होके आती है उनको तो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना आप। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन एक और मेरे पास में आया था। वो क्वेश्चन ये था, एक भाई ने पूछा था, वो मेरे को नहीं पता शिफ्ट तो कौन सी है उसने डाली नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन ये था कि जो है वो मेरे पास में आया था। अब ये शिफ्ट का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये दे रखा है कि पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो वो मेरे को साथ में कमेंट कर रहा था कि मैंने ट्रिक वाली बुक पढ़ी थी, उसके अंदर आंसर अलग दे रखा है, बल्कि कोचिंग वाले अलग दे रहे हैं। कोई कोचिंग वाला क्या बता रहा है, कोई कोचिंग वाला कुछ अलग बता रहा है। तो इसका मैं आंसर दूंगा वो भी NCERT बुक के माध्यम से। तो आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई ट्रिक वाली किताब के पीछे नहीं भागना था। ये 7th क्लास की बुक है और वो बुक है साइंस की। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 19 के ऊपर, ये रहा पेज नंबर 19 के ऊपर। मैं आपको यहाँ से स्पष्ट दिखा दूँ, ये पेज नंबर 19 है। यहाँ पे दे रखा है कि देखो, घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी रूमेनेट अथवा रतौंधी हिरण आदि के रूमेन में, ये यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है, रूमेन में सेलुलोज का पाचन होता है। अब इसके अंदर कोई भी अगर हो, चाहे ट्रिक वाले बाबा हो चाहे और कोई बाबा हो, उसका आंसर नहीं माना जाएगा। ये 100% यही आंसर आएगा और यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं है। और भाई मेरे को तेरा क्वेश्चन गलत करने की वो नहीं थी, लेकिन जब आंसर की आएगी तब तेरे को पता लगेगा कि ये क्वेश्चन अपने लिए क्या था और हमने क्या पढ़ा है। तो हमेशा से ध्यान रखना, आगे की जब भी तैयारी करो, कोचिंग चाहे जिस मर्जी से करो, लेकिन NCERT बुकों को एक माध्यम बनाकर करो तो आपको सफलता सुनिश्चित होगी। आप पूछेंगे कि सर आपने क्यों नहीं की, तो मैं बता दूं, मेरे कुछ अलग रीज़न रहे थे। 13 के अंदर मैंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो मैं कहाँ से लगता, ये ध्यान रखना। और मेरे पास में पढ़ाने का तजुर्बा है वो 15 साल का है। NCERT बुकों के एक एक पेज को, एक एक शब्द का मेरे को पता है कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है एक और मेरे पास में, वो भी एक भाई ने पूछा था कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं। वो बार बार क्वेश्चन, इसमें रूमेन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूमेन आएगा इसमें, तो ये सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि दांतों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये पता नहीं कौन सी शिफ्ट का है, लेकिन इसका आंसर भी मैं आपको किसके माध्यम से दूंगा,
एनसीईआरटी बुक के माध्यम से दूंगा। ये भी 7th क्लास की बुक में ही है। जो अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो पेज नंबर शायद 17 के ऊपर दे रखा है। ये देखो दांतों की अवस्था तथा विभिन्न प्रकार, ये प्रकार दे रखे हैं और ये 4 प्रकार दे रखे हैं। देखो चरणक, अग्रचरणक, रधनक और कथनक। और आप जो बता रहे हैं उसमें वो भाई बता रहा था कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, उसमें 2 प्रकार दूध के दांत और स्थायी दांत भी दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्रथम सेठ शेषवा काल में निकलते हैं, ये दे तो इसमें भी रखे हैं लेकिन प्रकार नहीं दे रखे, बल्कि दांतों के सेट दे रखे हैं। जो 2 सेट होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, ये यहाँ पे देख सकते हो सेट, और ये यहाँ पे दूध के दांत और स्थायी दांत। तो इसका 100% आंसर क्या आने वाला है? 4। ये लो, ये 4 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, एक और क्वेश्चन है, वो एक और भाई ने पूछा था। तो देखो इसके अंदर पूछा है कि जो 56 का मैदान है किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो भैया इसका आंसर 100% जो मैदानी क्षेत्र है वो आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अब आपने कौन सी बुक से देख मिलाया है तो आप बिल्कुल आपत्ति लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो डिलीट भी हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये बेटा इसकी 10th क्लास की बुक है, उसके पेज नंबर 72 के ऊपर आप जाओगे तो 72 पेज नंबर के ऊपर आप जब भी निकालोगे तो उठेगा 72 पेज नंबर पे ये रहा तारागढ़ का किला। और यहाँ पे दे रखा है 14वीं शताब्दी में बरसिंह ने मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। यानी कि बूंदी के किले का निर्माण यहाँ दे रखा है, और यहाँ दे रखा है राव बरसिंह। तो ये करवाया था राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राव बरसिंह ने। और आंसर में इस आधार पे आप रेट लगा सकते हो, उसमें बैर सिंह दे रखा था, लेकिन इसके अंदर जो इंग्लिश का वर्ड है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें आपका राव बरसिंह ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और आया है, ये केवल लिखने में बैर सिंह हो गया, लेकिन इसका आंसर बरसिंह आएगा, जो इंग्लिश में सही है। अगला क्वेश्चन है वो है कि परमवीर चक्र, इसमें भी कई जो हैं वो कंफ्यूज हैं। तो ये परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो ये दिया गया था मेजर पीरू सिंह को। ये क्लास 9th की बुक के अंदर है। तो क्लास 9th की बुक मेरे पास में ये रही, एनसीईआरटी की बुक है, और इसके पेज नंबर 71 के ऊपर आपको मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे निकाल लो आप 71 पेज नंबर। तो ये रहा ये रहा, यहाँ पे दे रखा है, ये रहे मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं, और इनको 18 जुलाई 1948 को शहीद हो गए, और उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये आंसर आ गया इसका। और दूसरा जो मेजर शैतान सिंह बता रहे हैं वो भी हैं, लेकिन इनको परमवीर चक्र नहीं मिला, इनको शायद मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इनको भी परमवीर चक्र मिला था, लेकिन जो पहला पूछा है शायद इसके अंदर, तो इनको मिला 1948 में, और इनको मिला आपका शायद शैतान सिंह ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन इनको भी क्या मिला है, मरणोपरांत 1963 में इन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था। तो ये दोनों ही हैं। तो इसमें मेरे को जो ऑप्शन आएंगे तब उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि पहला किसको मिला। तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ये इसके अंदर दोनों ही दे रखे हैं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपके पास में वो क्वेश्चन हो जिसने पूछा था तो वो पूरा क्वेश्चन लिखकर भेजें। ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे कि पहला किसको मिला या दूसरा किसको मिला, लेकिन ऐसा ही उसके अंदर लिखा हुआ था जिस हिसाब से मैंने बता दिया। अच्छा, अगला आता है कि रासो के जो रासो वाला क्वेश्चन था, यानी कि किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन। उसके अंदर देखो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन बात करें तो 10th क्लास की बुक है, उसके अंदर दे रखा है पेज नंबर 102 के ऊपर। तो 102 पेज नंबर अगर हम निकालें तो ये रहा 102 पेज नंबर। ये मेरे को पेज नंबर भी ऐसे याद रहते हैं। अब देख लो यहाँ पे दे रखा है रासो। तो रासो में देखो
ये रहा रासो, जिसमें मोतीलाल मनोरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति या विजय या युद्ध वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। ये पूरी लाइन है, यहीं पे ये क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें वंश का नाम नहीं दिया। यहाँ पे देखो रूपक में दे रखा है किसी वंश अथवा व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों का जो स्वरूप दर्शाने वाला काव्य या कृति, उसे हम रूपक कहते हैं। और इसके साथ में इधर की साइड में आए तो यहाँ पे आता है आपका प्रकाश। यहाँ पे भी दे रखा है किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालने वाली। अब ये प्रकाश, और इसमें तो वास्तव में कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पे वीरता शब्द और युद्ध वीरता आदि का वर्णन की बात करें तो वहाँ पे रासो जाएगा। तो इसमें अधिकतर रासो ही मानेगा जब आंसर की आएगी तब। अब इसमें देखो उदाहरण भी दे रखा है, जैसे इसके अंदर विशलदेव रासो जो मैंने बताया था वीरता वाला, जबकि इसमें फिर माना गया था प्रेम व सौंदर्य का काव्य। मैंने रीट 2022 में दी थी, तब इसका आंसर क्या माना गया था, प्रेम व सौंदर्य का काव्य। तो वो बात होती है कर्मचारी चयन बोर्ड पर, अब वो क्या आंसर माने। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा पशु मेला। तो ये भी वास्तव में कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक पुष्कर आने वाला है। तो इसमें मैंने आपको कल एक बुक का जो परिचय दिया था 7th क्लास की बुक, उसके अंदर विशाल पशु मेले का आयोजन बता रखा है। वो बता रखा है नागौर, जिसके अंदर वीर तेजाजी पशु मेला प्रदर्शन नागौर है। जबकि इस 10th क्लास की बुक के अंदर ये आपका दे रखा है वो पुष्कर दे रखा है। तो पुष्कर वाले को हम देखें तो 40 पेज नंबर पे है ये। तो ये कहाँ, ये रहा 7th क्लास की बुक में था, वो था आपके कौन सा, वीर तेजाजी पशु मेला। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये धार्मिक मेलों के अंदर है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये धार्मिक मेलों के अंदर है, लेकिन इसमें एक जगह जाकर वहाँ पे ये क्वेश्चन पुष्कर की तरफ वापस घूम जाता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये जो धार्मिक मेला है इसमें विदेशी पर्यटक भी आते हैं। साथ में यहाँ पे सजे ऊंट, इन पर सवार, इनसे सबसे बड़े सुसज्जित पुष्कर मेले का आकर्षक लगता है। यानी कि यहाँ पे ऊंट पशु मेले का भी आयोजन होता है। और साथ में ये देखो इसी समय पशु मेला भी लगता है। और यहाँ पे देखो पुष्कर में कार्तिक माह के दीपदान की परंपरा के पौराणिक है, जिसके कारण ये दीपदान का उत्सव भी होता है और साथ में यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। तो इस आधार पे ये सबसे बड़ा पशु मेला हो सकता है। क्वेश्चन यहीं से उठा है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन क्या, पशु मेला है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला आपका कौन सा होगा, तो वो होगा आपका कौन सा, मेरे हिसाब से वो होगा पुष्कर। कौन सा होना चाहिए, पुष्कर होना चाहिए। जबकि इसके 10th की बुक के आधार पे अगर हम नीचे जाएं तो 7th क्लास की बुक में दे रखा है, वहाँ पे वीर तेजाजी पशु मेला भी दे रखा है, वो भी विशाल मेला है। यहाँ पे भी विशाल मेला है। ये कहीं नहीं दे रखा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। लेकिन अगर टोटली ओनली फॉर अगर पशु मेले पे क्वेश्चन उठे तब बिल्कुल 100% वीर तेजाजी पशु मेला जाएगा। अगर धार्मिक और पशु दोनों का अगर मिलाकर पूछा जाए राजस्थान का, तब वहाँ पे पुष्कर जाएगा। यहाँ पे बस ये ही डाउट है कि यहाँ पे केवल ये दे रखा है कि सबसे बड़ा पशु मेला। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये पशु मेला ओनली यहाँ पे बात की जाए तब वीर तेजाजी पशु मेला जाएगा, जो आपके 7th क्लास की बुक NCERT की बुक है वहाँ पे मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर सेटर है उसने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, जहाँ से उठाया वहीं से आंसर भी आएगा। ये अगर 10th से उठाया है तो 10th वाली बुक में पुष्कर है वहाँ से आएगा, और 7th वाले से उठाया है तो वो वहाँ से आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था सीधा क्वेश्चन उठाया था 7th क्लास की बुक में, वो रोमेन वाला जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है, दांतों वाला, वो दोनों वहाँ से उठाए हैं तो वो वहीं से आंसर आने वाला है। 100% उसकी गारंटी है कि उसमें आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये मेरे पास में कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को नहीं पता कौन कौन सी शिफ्ट के थे, लेकिन मैंने उनका आंसर दिया। अब आगे एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको सुने। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया गया है वो चीज़, जबकि आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड वो उस चीज़ को नहीं मानता, वो केवल उन चीज़ों को मानेगा
जो उसके द्वारा किताबें छापी गई है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक या एनसीईआरटी की बुक है, उनके अंदर जो दिया गया है वो ही मान्य होगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बनाए गए हैं ना पेपर, अब कहने को तो ये कोचिंग वाले फिर भी कहेंगे ये ऐसे गलत है, ये वहाँ है, वो कॉलेज के अंदर है, तो कॉलेज वॉलेज का इतना लंबा चौड़ा नहीं है। इसका सिलेबस जो है वो 10th लेवल का है और हाईएस्ट जाए तो 12th लेवल का। लेकिन अगर 10th लेवल के सिलेबस में अगर अपने को आंसर मिल रहा है तो वो बिल्कुल वही सत्य रहेगा, 12th वाले या कॉलेज वाले को उसको नहीं मानेगा। अब जैसे दांतों वाला प्रकार है, तो एक भाई मेरे को बता रहा था कि आगे हम पढ़ते हैं 12th लेवल में, उसमें दांतों के 2 प्रकार वो भी दे रखे हैं, दूध के दांत और वो जो आते हैं वो दांत, स्थायी दांत, तो उनको नहीं मानेगा। वो जो 10वीं तक की किताब में क्या दे रखा है उसी चीज़ को मानेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें वो जो ट्रिक वाले जो बताए हैं, तो भैया ट्रिक वाले ने जो दिया है वो दिया है, लेकिन अगर उसका आप प्रूफ भी लेके जाओगे तो उस प्रूफ को मतलब देखेंगे भी नहीं, देखने से पहले ही उसको क्या कर देंगे, उस आपत्ति को खारिज कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो हमेशा एनसीईआरटी बुकों से पढ़ो। इसमें पढ़ने में थोड़ा सा ये ज़रूर है कि समय लगता है, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या चीज़ उठाई जाए, तो उसका अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से सफलता हासिल कर सकते हो। अब मैंने कहा था ना पहले ही कि मैंने कोचिंग वालों के आंसर की नहीं मिलाई, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन का पता है। 5 मिनट का समय और लूँगा, स्थायी मतलब आप बने रहें इसके ऊपर, आपको मैं पूरी चीज़ समझा दूंगा। अगर इसके अंदर जैसे 6 पारियों में पेपर हुए थे, हर पारी में 150 क्वेश्चन थे, तो टोटल मिलके ये क्वेश्चन होते हैं 900। अगर मैंने जो इतने क्वेश्चन बताए वो डाउट वाले क्वेश्चन बताएं, अगर ये 900 क्वेश्चन में से मेरे को ये पूछा जाए कि कहाँ से आया, अगर मैथ के छोड़ दो उसमें कोई वो प्रतिशत वगैरह वो 8वीं 7वीं की क्लास से ही आए हैं, तो मैं इनका मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर बता दूं कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन उठा है। इतना मतलब मेरे को इनके ऊपर अनुभव है, इतनी पकड़ है। ये एक सेटअप देख के ही आप किसी आदमी की या इंसान की योग्यता का पता नहीं लगा सकते। जो जितने भी बने हैं ना, वो मैं नहीं कहता कि वो सारे ही ऐसे ही हैं, लेकिन किसी के मतलब उसको देख कर, उसके सेटअप को देख के आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या पढ़ाएगा, और यही गलती तुम्हारे को भारी पड़ेगी। अब जो जिसका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो सोच रहा होगा कि इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, लेकिन दिमाग खराब तब ज़्यादा होगा जब आंसर की आएगी और आप उनसे पूछने जाओगे कि अब क्या करें, तब और ज़्यादा दिमाग खराब होगा, क्योंकि वो सही से उत्तर भी नहीं दे पाएंगे और आपको प्रूफ भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इन किताबों की ओर लौटो, और इसका जो मैं अगला भाग लाऊंगा वो लेके पहले तो मैं इनका 1-2 दिन में और जो मेरे पास में डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर दूंगा। उसके बाद में मैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है परीक्षा है उसके सिलेबस के भी एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करके चलूँगा, आपको बताऊँगा कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और आपका अगर कोई और जो डाउट वाला क्वेश्चन है उसको अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिख कर दें। मैं उसका जहाँ तक हो सके जितना मेरे में ज्ञान है, एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ होगा, जो मैंने पढ़ा है 15 साल तक, उसके आधार पे उत्तर देने की कोशिश करूँगा और सटीक आंसर बताऊँगा बाकायदा पेज नंबर के साथ। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ निस्वार्थ सेवा है, हम ऐसे ही करते रहेंगे। आप मेरे सब्सक्राइब देख के चैनल से भागो तो भागते रहो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी देख रहा है और 15-20 मिनट का समय निकाल के इसको देखेगा वो 100% जहाँ से मतलब कि पैसे देकर जो लेके आ रहा है उससे लगभग 2 गुना यहाँ से लेके ही जाएगा। अब जो मैंने ये बताए उनको पता लग गया कि वास्तव में ये चीज़ क्या बता गया और हम कहाँ खो रहे थे। इसी के साथ में आज का यही है, बाकी आप कमेंट करोगे उसके आंसर कल और दूंगा। और कोई भाई सोचे कि भाई इसको वो व्यू के लिए कर रहा है या इसका और कोई पर्पज़ है, तो वो सोचता रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास में एक भी कमेंट आएगा तो भी मैं उसका आंसर दूंगा। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस विश्वास पे खरा उतरूँ। और कल फिर मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे एक भी व्यूज़ होगा तो भी मिलेंगे, अगर एक भी नहीं होगा तो भी मिलेंगे, अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और रही बात सब्सक्राइब की, तो भैया यहाँ देखो, चाहे मेरे चाहे से दूसरी जगह करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर मेरे कारण या किसी और व्यक्ति को अगर कुछ मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ वहाँ सब्सक्राइब करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास में कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं पहले सब्सक्राइब करता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। जो कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, अरबों डॉलर कमा रही है, अगर कोई भाई मेरे सब्सक्राइब करने से अगर 2 रुपये उसको मिल जाए तो मेरा क्या नुकसान है, मैं कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को इसका न तो ज्ञान है और न मेरे को कोई पर्पज़ है। बस ऐसा है कि सामने बैठे हैं सुनने वाले, मैं उनको बता रहा हूँ, उस हिसाब से उनका भी ज्ञान बढ़ रहा है, आपके कोई काम में आ जाए तो अच्छी बात है। और सभी का धन्यवाद। जय श्री राम और बजरंग बली की जय।